गई होगी, बैग यही है, बैग छोड़ के भाग गई होगी। थोड़ी देर क्या तुमको फोन आएगा कि दीदी मेरा बैग लेते आइएगा। मैं एक आवश्यक कार्य से निकल गई थी, और क्या। चलिए कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं। एक बार पुनः आप सबों का हार्दिक स्वागत है। शुभ संध्या। हम लोग आर्थिक भूगोल की कक्षा में बिना किसी लंबी चौड़ी बड़ी चर्चा के अपने मूल बिंदु पे आते हैं। आर्थिक भूगोल की कक्षा में है। बिहार के आर्थिक भूगोल के सभी पक्षों का अध्ययन हम लोगों ने पिछले दिन किया है, जैसे कृषि का, खनिज का, उद्योग का और परिवहन एवं संचार का। उसी क्रम में हम लोग भारत का भी देख रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले भारत का कृषि रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, तो पहले बंद कर दी थी ना। भारत का कृषि का अध्ययन हम लोगों ने संपूर्णता से किया है, जो आपकी परीक्षा का डिमांड है, ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा है भारत का उद्योग, भारत का उद्योग, भारत का खनिज, और यह ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले दिन की कक्षा में। ये और ये पार्ट हो गया है। अब आपका ये पार्ट बचा और भारत का परिवहन बचा। कल हमारी पूरी कोशिश होगी कि भारत के आर्थिक पक्ष कंप्लीट हो जाए। हालांकि परिवहन में सड़क भी है, रेलवे भी है, दो ही बड़े हैं, और सब तो छोटा छोटा है, जैसे जल और वायु। संपूर्णता से उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। हम लोग आज की कक्षा में भारत के उद्योग को इसमें भी ज्योग्राफिकल एंगल है। भारत का उद्योग का इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इसका अध्ययन करते हैं और ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी करते हैं। ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो करते हैं वो कृषि आधारित उद्योग दो भागों में बांटकर देखते हैं मुख्यतः। कृषि आधारित उद्योग में सूती वस्त्र है सबसे इंपॉर्टेंट में, चीनी उद्योग है, ये सब सबसे इंपॉर्टेंट में। और दूसरा भाग होता है खनिज आधारित उद्योग, जैसे आपका स्टील है, एल्युमिनियम है, ये सब आपके खनिज आधारित उद्योग में आता है। मुख्य रूप से जो 6-7 उद्योग हैं वो आपके कमांडिंग पोजीशन में होने चाहिए, जैसे सूती वस्त्र उद्योग है, स्टील है, एल्युमिनियम है, जूट है। इन सब उद्योग की जो शुरुआत होती है, जो एनसीईआरटी ने वर्णित कर रखा है, क्योंकि क्वेश्चंस का आधार तो एनसीईआरटी ही है। हालांकि कुछ नवीनतम उद्योग पर भी आपको आजकल तो नए नए उद्योग भी खुल गए हैं। अब तो सेमीकंडक्टर उद्योग भी हो गया है, जो खुला है अभी गुजरात में, आनंद में। तो कहने का मतलब साफ है, अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उद्योग भी है, नहीं ड्रोन उद्योग भी है, अब तो इंडस्ट्री 4.0 भी है। और इंडस्ट्री 4.0 का संबंध किससे है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है, आईओटी से, इंटरनेट ऑफ थिंकिंग से है। अब तो कई संदर्भों में जो परंपरागत उद्योग की जो अवधारणा थी वो बदले है। अर्थव्यवस्था के दृष्टि से उद्योग द्वितीय क्षेत्र में आता है। अर्थव्यवस्था के दृष्टि से उद्योग, अभी कुछ देर पहले मैं परिचर्चा भी कर रहा था कि ब्रिटिश काल में भी उद्योग का विकास हुआ, कई उद्योगों का। लेकिन ब्रिटिश काल में जो उद्योग का विकास है वो ब्रिटिश आवश्यकता के आलोक में, जिससे कि समाजवादी शक्ति का पोषण हो सके, पुष्पन पल्लवन हो सके, इसलिए उन सब उद्योगों पे बल दिया। उसका उद्देश्य यह नहीं था कि भारत आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो सके, ठीक है कि नहीं। उसके समय में तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या हुआ? यथार्थ कृषि पे जो बढ़ती है निर्भरता वो बढ़ी, वो आगे बढ़ी, उत्तरोत्तर उसमें वृद्धि देखी गई, जिससे हम लोग आज तक अभिशप्त हैं।
अभी भी कृषि हम पढ़ रहे थे और मैंने कहा था कि प्रचंड बेरोजगारी, भारत में सबसे बड़ी बेरोजगारी है प्रचंड, डिस्गाइज्ड, जिसमें अधिकांश लोगों की जो सीमांत उत्पादकता है वो जीरो है। और इस तरह की जो बेरोजगारी है वो कृषि के क्षेत्र में ही देखने को मिलती है। और मैंने कहा भी कि किसी भी देश के समग्र विकास उद्योग पर निर्भर करते हैं। क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट या निवेश या पैसे में वृद्धि, व्यापार में वृद्धि, निर्यात में वृद्धि, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ फिनोमेना है। फिलहाल तो हम लोग उद्योग को देखेंगे। आज़ादी के बाद हम लोगों ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अध्यक्षता में जो देश के पहले स्वतंत्र उद्योग मंत्री थे, उनके द्वारा, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने प्रथम औद्योगिक नीति 1948 में बनाई। फिर दूसरी औद्योगिक नीति 1956 में बनाया। 1956 में हमने बड़े बड़े उद्योग धंधों पे भी बल दिया, सार्वजनिक क्षेत्रों पे बल दिया। स्टील प्लांट्स, जो इकोनॉमी के 8 सेक्टर होते हैं, जैसे मानव के 2 सेक्टर हैं, तुम्हारा विकास कैसे हुआ, शिक्षा और स्वास्थ्य, इस आधार पे विकसित हुई। उसी तरह से इकोनॉमी का भी डेवलपमेंट जो 8 सेक्टर है, जैसे बिजली है, सीमेंट है, पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट है, ठीक है कि नहीं, स्टील है, ये सब आपका क्या है, प्राकृतिक गैस है, ये सब आपका कोर सेक्टर है। और इसके आधार पे कोई देश विकसित होती है। पूरे देश में जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है उसका 41% लगभग 8 कोर सेक्टर का ही योगदान है। जो IIP, इंडियन इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन इंडेक्स है, उसके आधार पे 41% के, अब तो नया वर्ष आ रहा है, नए आंकड़े आएंगे, सर्वे है और बजट है, और इसके अलावा भी बहुत तरह के इंडेक्स जनवरी से लेकर मार्च तक आते हैं। नया वित्तीय वर्ष शुरू होता है 1 अप्रैल से, तो स्वाभाविक है कि अब पुराने आंकड़े और के जो परसेंटाइल है उसको याद करके क्या करेंगे। जो नए संदर्भ हैं, यदि आप उस योग्य होइएगा तो अपने भी देखिएगा, हम भी दिखाएंगे। लेकिन हमारे दिखाने से क्या होगा, जब तक कि आपकी अपनी इच्छा शक्ति नहीं होगी ये हमें आगे बढ़ना है, तब तक कोई थोड़ा ही आगे बढ़ा सकता है, ठीक है कि नहीं। अपनी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। मैं तो देख ही लेता हूँ, चावल का एक दाना बहुत होता है। मैं तो 2 4 5 सवाल पूछ कर ही समझ जाता हूँ कि आपकी क्या स्थिति है और आप अपने लक्ष्य के प्रति कितना गंभीर। मूल बिंदु पे आ जाइए। और तब जब दिनों दिन सिविल सेवा में हाईली मेरिटोरियस की संख्या बढ़ती जा रही है, इंजीनियरिंग, डॉक्टर्स, अन्य जो क्षेत्र के लोग हैं उनकी प्रतिशत बढ़ती जा रही है, तो आपको कौन पूछता है। और इंटरव्यू बोर्ड वाले की भी इच्छा रहती है कि यही लोग को ले, जो टेक्निकल ग्रेड के हैं, जो हाईली एक्सपर्ट अपग्रेड मानव हैं। आपका BA सोशियोलॉजी ऑनर्स को क्यों लेगा जब उसके पास BE इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मिल रहा है, ठीक है, आपसे अच्छे व्यक्तित्व और गुण हैं, बौद्धिकता है, एक्सप्रेशन है, उसको लेगा। सीधी सी बात है। तो आप यदि समय रहते अपने में आमूलचूल सुधार नहीं लाएंगे तो फिर इसका कोई बहुत ज़्यादा, इसीलिए रोज मेरे द्वारा कही जाती है कि गंभीरता रखिए, काम कीजिए, जो पढ़ा दे उसको ढंग से एक्सप्रेस करने का प्रयास कीजिए। तो क्या मतलब है, ये कोई डिग्री कोर्स तो चल नहीं रहा है कि जा रहे हैं और डिग्री अंत में 8 महीने के बाद एक डिग्री लक्ष्य के द्वारा दे दिया जाएगा। इसमें तो जितने आप मेहनत करेंगे, कमजोर से कमजोर छात्रा भी पास करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके लिए बहुत कठिन डेडिकेशन की आवश्यकता होती है। मूल में आ जाइए। मूल यह समय समय पर जो भी सफल छात्र यदि आते हैं, सही समय पे आ जाते हैं, आप सुबह में आते हैं, तो उसके लिए हमारे पास इतना समय होता नहीं है कि हम उसका ब्रांडिंग करते रहें कि आइयो आओ जी, शाम में आओ, भोज होगा, फलना होगा, ये सब मेरे पास समय नहीं होता है, ठीक है। पढ़ाने से हमको फुर्सत होती नहीं है, ठीक है। मूल बिंदु पे आ जाइए। तो स्वाभाविक है आप भी पास कीजिएगा, सही समय पे आ जाइएगा तब मिला देंगे, और नहीं आइएगा तो नहीं मिलिए, ठीक है कि नहीं। अब तो हमसे ही आपको मुलाकात करने में कठिनाई होती है, स्वाभाविक है कि वक्त का अभाव होता है। मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु की कड़ी में यह है कि इंट्रोडक्शन में हम लोग उन चीजों को देखेंगे। सबसे पहले तो लिखेंगे उद्योग अर्थव्यवस्था की द्वितीय क्रिया है।
अर्थव्यवस्था की द्वितीय क्रिया है। अर्थव्यवस्था की द्वितीय क्रिया है। अर्थव्यवस्था की द्वितीय क्रिया है। कौन? उद्योग, जिसे मुख्य रूप से दो भागों में बांटकर देखा जा सकता है। इसके विकास को मुख्य रूप से दो भागों में बांटकर देखा जा सकता है। देखा जा सकता है। देखा जा सकता है। पहला है कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग यह देश का प्राचीनतम उद्योग है। कृषि आधारित उद्योग यह देश का प्राचीनतम उद्योग है। सबसे पहले तो कृषि आधारित उद्योग ही बना, देश का प्राचीनतम उद्योग है। और इस कड़ी में सूती वस्त्र उद्योग, और इस कड़ी में सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, चीनी उद्योग, जूट उद्योग, जूट उद्योग और कागज उद्योग, और कागज उद्योग, ठीक है, प्रमुखता में। बीपीएससी के क्वेश्चन के दृष्टि से जो सूती वस्त्र उद्योग है, जो जूट उद्योग है, वो कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, कि अब ज्योग्राफी में क्या पढ़ने होते हैं, ज्योग्राफी इंडस्ट्री में क्या पढ़ने हैं, कब स्थापना हुआ, कहाँ हुआ, प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं सूती वस्त्र के, इस पर याद रखना है। पीटी, अब तो पीटी और मेंस समान हो गया, जिसके पास जितनी अच्छी राइटिंग एबिलिटी उतना आसानी से पास कर जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। जीएस बेस्ड हो गया, इससे भी उसी का अच्छा रहेगा जिसका जीएस अच्छा रहेगा। पीटी जो बढ़िया से पढ़े रहेगा, संपूर्णता से पढ़े रहेगा, वो हर बिंदु पे आगे रहेगा। रोज कहते हैं कि जो पढ़ा दिए, जो पढ़ लिए उसको तो एकदम कंठाग, और साथ में रोज एक दो आर्टिकल्स पढ़ते रहिए, ठीक है कि नहीं। लेकिन उसका कोई फायदा नहीं, ऐसे ऐसे करने से नहीं होता है। इस रूम से, यहाँ से सुनते हैं आप, रूम से बाहर जाकर, और मैं फिर आपको कह दूं कि कमीशन बहुत आसान भी है और सबसे टफ भी है, ठीक है कि नहीं। तो अब आपको, आपका भविष्य, आप कोई बच्चे तो रहे नहीं, ठीक है कि नहीं, कि आपको कोई बहला लेगा, फुसला लेगा कि सर हमको पढ़ने नहीं दिया, हम पढ़ना चाहते थे, हमको कोई पढ़ने नहीं दिया। उस तरह की इच्छा शक्ति देखे नहीं। अभी पूजा थी, एसएससी की तैयारी करती थी, वो भी लोअर डिवीजन क्लर्क की, लेकिन कमजोरियों के कारण कुछ परीक्षा पास की, कुछ नहीं की, अंत में कमीशन करने की फैसला की। गटर पे स्वेटर बेचती थी, अभी उसका जो स्टॉक में भी आया है। कल परसों को फोन की कि सर हम इतना बड़ा लक्ष्य आपका नाम का सबको सेंसर कर दिया है, ठीक है कि नहीं। हम कहे कोई बात नहीं है, तुम्हारे कहने या न कहने से क्या होगा। जो लड़की 4 साल तक आती रही हो, ये 2 साल से आ रही है, 1.5 साल से वो आ रही है, 1 साल से वो आ रही है, कुत्ता कुत्ता पहचान जाता है। उसमें कहने की क्या जरूरत है। चंदन जी को कहने की जरूरत होगी कि चंदन जी किसी चैनल पे कहेंगे कि हम बड़े सर लक्ष्य के शिष्य रहे हैं, तब जाकर लोग समझेगा, ठीक है। जिसको समझना है समझता है, मूल बिंदु पे आ जाइए। खैर, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, देखो गटर पे स्वेटर बेच करके उतनी कठिन परिस्थिति में है, ठीक है। और दिल्ली, बम्बे, चूंकि बम्बे में प्रवासी मजदूर थे उसके फादर ने, बहुत कठिन परिस्थिति में, मैं तो बहुत दिनों से जानता हूँ। तो ऑनलाइन एजुकेशन था जो इसमें, इसलिए इस नन सीरियस के लिए हम थोड़ी शुरू किए हुए हैं। उसमें 5 लोग सीरियस, वही 5 लोग रिजल्ट भी देंगे। देखते नहीं, शुरू करता है, इसलिए वीडियो भेजना ही बंद कर देंगे, ठीक है कि नहीं। कर देते हैं, कभी कभी भेजते ही नहीं है, कुछ वीडियो भेजे फिर बंद कर दिए, ठीक है। तो ये नन सीरियस कैंडिडेट के लिए ये ऑनलाइन है नहीं, हमेशा ये उसके लिए है जो बहुत सुदूरवर्ती क्षेत्र में है,
बहुत कठिनाई से काम कर रहा है, उसके लिए, ठीक है कि नहीं। मूल बिंदु पे आ जाइए। स्पष्ट है, कहने का मतलब साफ है कि संघर्ष करने से प्रतिबद्धता का विकास होता है और उससे आप सफल हो सकते हैं। कठिनाई तो ऐसे ही आती है जीवन में, खाने की कठिनाई आएगी, पहनने की कठिनाई आएगी, हर तरह की कठिनाई को तो जीवन में मैं भी झेला हूँ, हर स्तर पे झेला हूँ, ठीक है। इसलिए यदि इच्छा शक्ति रहेगी तो सब अनुकूल है, नहीं रहेगी तो ऐसे ही नौटंकी नाटक करते रहिएगा, ठीक है कि नहीं, आऊंगू आऊंगू करते रहिएगा, उससे किसको ठगिएगा, नहीं पढ़िएगा तो किसका क्या बिगड़ेगा, ठीक है कि नहीं। इसीलिए समय रहते, जब सही समय में सही तरीके से काम शुरू किए हैं तो उसको कंठाग्र करने का प्रयास कीजिए, उस पर मेहनत कीजिए थोड़ा। खैर, हम लोग कृषि आधारित उद्योग में है, हम लोग कृषि आधारित उद्योग में है, और कृषि आधारित उद्योग में हम लोग सबसे पहले सूती वस्त्र को देखेंगे, ठीक है। तो लिखिएगा सूती वस्त्र उद्योग, कृषि आधारित उद्योग में सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग को देखेंगे। किससे पूछ के गई थी, इससे पूछकर कैंपस से बाहर चले गए 1 घंटा के लिए, ये बताओ। तो व्हाट, ब्रेक कितने देर का था और किस चीज के लिए ब्रेक था, आइंदा से ध्यान रखना। कान पकड़ के बाहर करते हमारे सामने स्त्री पुरुष नहीं होता है, थप्पड़ मार के बाहर करते हुए टाइम नहीं लगता है हमको। चलो अंदर आओ। अभी यदि गार्जियन आते हैं, पूछते हैं, तो कौन जवाब देता, क्या, किसको फोन किए थे, चलो अंदर बैठो, खाने ही नहीं खा के आएंगे। आजकल तो ऑनलाइन आता है, सब खाता, तो 4 किलो मंगा लेती, अकेले ठूसने के लिए गए। चलिए नेक्स्ट। अच्छा सर, आपके गुस्से की वजह समझ गए सर, आपको नहीं खिलाई ना इसीलिए आप गुस्सा रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बिना पूछे नहीं जाना चाहिए, ध्यान रखो। नहीं, चलिए खैर मूल में आइए। ऑनलाइन बहुत हद तक संस्था के लिए अच्छा भी है, नहीं कोई लफड़ा नहीं, लेकिन आप आते हैं तो ये संस्था के लिए बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी होती है। आप समझ में आ गई कि नहीं आ गई, तो ये सब चीज़ों को समझिए, ठीक है। चलिए आगे लिखे, कहाँ थे। ठंडा में देखो, जिला प्रशासन यदि बंद कर दे, ठंडा में आपकी संस्था चल रही हो, कोई बेहोश हो जाए, कुछ हो जाए, तो ये किसकी जिम्मेदारी है, समझ रहे हैं। हाँ, इसलिए पूरा बस तो पहन के आइए, 2-4 ठो और टोपी पहन के आइए, ठीक है। आगे चलिए। तो सूती वस्त्र उद्योग में हम लोग थे, तो सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग को देखेंगे, तो लिखिए सूती वस्त्र उद्योग, यह देश का सबसे प्राचीनतम उद्योग है और सबसे अधिक रोजगार देने वाला, और सबसे अधिक रोजगार देने वाला, सबसे प्राचीनतम उद्योग है और सबसे अधिक रोजगार देने वाला, ठीक है, और सबसे अधिक रोजगार देने वाला। आधुनिक भारत में, आधुनिक भारत में पहली सूती वस्त्र की मील, आधुनिक भारत में, पॉइंट नंबर 2 करके लिखेंगे, 1-2 करके लिखते हैं ना। पॉइंट नंबर 2, आधुनिक भारत में पहली सूती वस्त्र की मील 1818 में कलकत्ता के फोर्ट ग्लास्टर में, 1818 में कलकत्ता के फोर्ट ग्लास्टर में, कलकत्ता के फोर्ट ग्लास्टर में, कलकत्ता के फोर्ट ग्लास्टर में शुरू किया गया। ग्लास्टर में शुरू किया गया, लेकिन असफल रहा, लेकिन असफल रहा।
लेकिन असफल रहा, लेकिन असफल रहा। अब लिखिए पहला सफल प्रयास, नेक्स्ट पॉइंट, पहला सफल प्रयास, पहला सफल प्रयास 1853-54 में, एकदम रट लेना है इसको, अभी भी बीपीएससी में आया था ये क्वेश्चन, इस साल भी पूछा है। 1853-54 में कावस जी डावर जी के द्वारा, कावस जी डावर जी, आप सीधे डावर भी लिख सकते हो, कावस जी डावर जी के द्वारा, कावस जी डावर जी के द्वारा, कावस जी डावर जी के द्वारा, कावस जी डावर जी के द्वारा बम्बे, बम्बे में शुरू की गई, बम्बे में शुरू की गई, इस पर टिक लगा लो 10 बार। एक बार से काम ना चली, एक बार से काम ना चली, अरे सूती बस पे टिक नहीं लगाना है, कावस जी डावर जी पे टिक लगाना है। एनसीईआरटी फैक्ट भी है, कोई लाया है एनसीईआरटी आर्थिक वाला? हाँ हाँ उसी में है, गुड, ये लड़का ठीक है, ठीक है कि नहीं? देखोगे तो 1854 लाइन देखो, जो लिखा है एकदम रट्टा मारे रहना चाहिए, तुम अंडरलाइन अंडरलाइन मैंने पढ़ा नहीं है, केवल लेके चलता है बस, पढ़ाई किया करो इसका। तो लिख दो कावस जी डावर जी, बम्बई, बम्बई, बम्बई। चलिए, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ऐतिहासिक दृष्टि से देखिए, पूरा मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा है अभी, यूट्यूब पर उसकी कक्षा भी है, पूरी मॉडर्न हिस्ट्री की एक एक करके 2 बार 3 बार पढ़ लीजिए, किसी परीक्षा में नॉट ए सिंगल क्वेश्चन उससे बाहर रहेगा, ठीक है कि नहीं? पढ़िएगा तब ना, तब ना दन दन कीजिएगा, नहीं पढ़िएगा तब बस खत्म, टाइफुस। मूल बिंदु पे रहिए। तो मूल बिंदु यह है कि बम्बे में शुरू की गई स्वदेशी आंदोलन, शुरू हुआ बंगाल विभाजन के विरोध में, 20 जुलाई को इसको मूर्त रूप दिया गया, मतलब इसको घोषणा की गई। और इसी क्रम में 7 अगस्त को 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की। और स्वदेशी आंदोलन से जिस उद्योग को सबसे अधिक फायदा पहुंचा, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाते हैं, ध्यान रखिए, कॉपी के ऊपर में लिख लो या नोट में लिखो, नोट में पहले ये लिख लो, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की पृष्ठभूमि में सूती वस्त्र उद्योग पुष्पित पल्लवित हुए, फले फूले, फले फूले, ठीक है, फले फूले, चलिए ठीक है। फले फूले, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन के पृष्ठभूमि में फले फूले। 7 अगस्त को इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, इसलिए 7 अगस्त को हथकरघा दिवस मनाते हैं, लिखेंगे 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन इस बार आईएएस की परीक्षा में पूछा था, पीटी में, 1 और 2, 1 में पूछा था राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाए जाते हैं, और 2 में पूछा था कि 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और तब पूछा था 1 सही है, 2 सही है, 2 1 नहीं सही है, 2 नहीं सही है, जैसे भी हो, तो 1 और 2 दोनों सही है। पढ़िएगा तब ना, हम तो जितना पढ़ा देते हैं, यूपीएससी का पीटी भी कंप्लीट कर जाइए, यदि एक बार एनसीईआरटी का कमांड कर लिए तो 50 क्वेश्चन बनाने में कोई कठिनाई नहीं। लेकिन उस स्तर पे पहले अपने आप को ले जाएंगे तब ना, उसके लिए मशक्कत करने की, मेहनत करने की जरूरत होती।
जो एक कक्षा में कम से कम 1 घंटा में 2 बार 4 बार दिलाते रहते हैं। बाबू, कमीशन वन वे ट्रैफिक है, जितनी मेहनत करोगे बहुत आसान है, नहीं करोगे तो बहुत कठिन है। रोज कहते हैं हम, अब फैसला आपको करना है कि हमको मेहनत तो करना ही पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। ठेला वाला दिन भर 200 रुपये कमाता है, कितनी मेहनत करता है, उतनी तो मेहनत भी नहीं करनी है। घर में बैठ करके रूम बंद करके क्लास में 2-4 घंटा की कक्षा करके काम कर लेना है, ठीक है कि नहीं। खूब खाना पीना सोना कर करके कमीशन की तैयारी कर लेनी, इससे आसान कुछ है। एक तो सिपाही बनता है, देखो उसका पीटी मेंस दौड़, और दौड़ इतना आसान नहीं है जो तुम समझते हो, ठीक है कि नहीं। दौड़ने में कितना का हाथ पांव फूल जाता है, ठीक है कि नहीं, कितना का टांग उखड़ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए सबसे आसान भी है, घर में बैठ करके केवल पढ़ लेना है। क्लास जब है तो बढ़िया से मजे में कर लेना है, और क्लास को सबसे पहले रट लेना है। समझ लिए, तथ्य है, तथ्यों की परीक्षण है तो स्वाभाविक है कि याद तो करना ही पड़ेगा किसी भी तरह से, ठीक है। अब आ जाइए, आरंभ में जो ब्रिटिशों की नीति थी, वो कच्चे माल कपास को ले जाना था, तो ले जाता था। ट्रेन का विकास ही इसीलिए किया, अंग्रेजों ने जो ट्रेन का विकास किया वो इसीलिए किया। पहली ट्रेन चलाया इसी समय 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने चला। उसका उद्देश्य यही था पहला, कि हम भारत के कच्चे माल को लिवरपूल और मैनचेस्टर ले जाएंगे, जो सूती वस्त्र का आज भी वैश्विक केंद्र है। आज भी पूछता है कि भारत का मैनचेस्टर कौन है, आज भी पूछता है कि भारत का लिवरपूल कौन है। जैसे अनहरियाबाग का तेंदुलकर, अनहरियाबाग की मिस यूनिवर्स, अनहरियाबाग की मिस ब्यूटी, मिस्टर पुरुष, जैसे ये अनहरियाबाग का मिस्टर पुरुष है, महापुरुष है, कोई मिस्टर महापुरुष होगा तो उसी तरह से होता है ना। भारत का क्या है, मैनचेस्टर कौन है, ठीक है कि नहीं। मैनचेस्टर का मतलब क्या, मैनचेस्टर का मतलब सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध केंद्र, ठीक है। मूल बिंदु पे आइए फिलहाल, तो मैनचेस्टर और लिवरपूल ये दो मुख्य केंद्र थे, क्योंकि भारत कपास की जो उत्पादन होती है वो ब्रिटेन में नहीं हो सकती, ठीक है कि नहीं, क्योंकि उष्ण कटिबंधीय फसल है ये, अभी पढ़े है ना। कपास क्या है, एक उष्ण कटिबंधीय फसल है, समुद्र की निकटता आवश्यक होती है, ह्यूमिडिटी आवश्यक होती है। आप दरभंगा में कपास की खेती करना चाहिए तो हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र ये नहीं होगा, क्योंकि वो मास्टर जितने मास्टर की जरूरत होती है वो समुद्र की निकटता से ही संभव है, उतनी मास्टर दरभंगा में नहीं हो सकती है, ठीक है कि नहीं। तो स्वाभाविक है कि गुजरात और महाराष्ट्र इसका आदर्श क्षेत्र है, ठीक है कि नहीं। कुछ तमिलनाडु और दक्षिण भारत के भी जो क्षेत्र जो समुद्र से निकटता रखते हैं वो आदर्श क्षेत्र है। काली मिट्टी, रेगुड़ मिट्टी की जरूरत होती है, ठीक है कि नहीं, जो सॉइल चाहिए, जो कंडीशंस चाहिए। अभी ना अभी पढ़े हैं ना, अभी तो संयोग से एग्रीकल्चर भी पढ़े हैं, एग्रो क्लाइमेट जोन भी पढ़े हैं। और एग्रो क्लाइमेट जोन का यही ना उद्देश्य होता है कि एक विशेष जलवायु में विशेष क्रॉप क्या होती है, उत्पादित होती है, सीधी सी बात है। उसी क्रम में हम लोगों ने देखा, अब लिखेंगे, आरंभ में ब्रिटिशों ने भारत से कच्चा माल ले जाकर भारत से कच्चा माल ले जाकर भारत से कच्चा माल ले जाकर के लिवरपूल और मैनचेस्टर ब्रिटेन में तैयार करते थे। लिवरपूल मैनचेस्टर में तैयार करते थे। तैयार करते थे, ठीक है। कौन, लिवरपूल और, तो वहां तैयार किया, फिर आकर देखो माल मेरा ही कई गुना कीमत पर वो इंडिया में बेचता था। और जबकि यहाँ पे इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करता तो माल का उपयोग था, इंफ्रास्ट्रक्चर बनता, गुणवत्तात्मक रोजगार बनता, तो गरीबी कम होती, रोजगार बढ़ता।
फिर उसका निर्यात होता, तो अपनी सरकार, स्वदेशी सरकार और विदेशी सरकार में ही अंतर था, ठीक है कि नहीं। लेकिन जब देखा कि नहीं आवश्यकता है, तो फिर कुछ भारतीय भी इस ओर अग्रसर हुए। उसमें कावस जी डावर जी क्या है, अग्रणी है, जिसके विषय में लिखे कि 1854 में मुंबई में कावस जी डावर जी ने क्या किया, पहला सफल सूती वस्त्र की स्थापना की। असफल तो फोर्ट ग्लास्टर कलकत्ता में ही हो गया था, तो उसको ध्यान रखिएगा। इसी क्रम में स्वदेशी आंदोलन को मैंने देखा, इसे भी ध्यान रखेंगे। भारत में मुख्य केंद्र सूती वस्त्र के क्या है, तो मुख्य केंद्र है महाराष्ट्र, गुजरात, तो लिखेंगे भारत में सूती वस्त्र के मुख्य केंद्रों में मुंबई है, जिसे राजधानी कहते हैं, जिसे राजधानी और भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, राजधानी और भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। ठीक है, मैनचेस्टर कहते हैं। मैनचेस्टर कहते हैं। चलिए, नोट, विभाजन के समय पाकिस्तान के बनने से यह उद्योग प्रभावित हुआ। विभाजन के समय पाकिस्तान के बनने से यह उद्योग प्रभावित हुआ, क्योंकि 2/3 क्षेत्र पाकिस्तान में चले गए, क्योंकि 2/3 कपास उत्पादक क्षेत्र, 2/3 कपास उत्पादक क्षेत्र, 2/3 कपास उत्पादक क्षेत्र कहाँ चले गए, पाकिस्तान में चले गए, पश्चिमी पाकिस्तान में चले गए। नेक्स्ट, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर, 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 और मैनचेस्टर और कोयम्बटूर को, और कोयम्बटूर को, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, जबकि 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 पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद को कहते हैं। जबकि पूर्व का बोस्टन जबकि पूर्व का बोस्टन जबकि पूर्व का बोस्टन जबकि पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। अहमदाबाद को कहा जाता है। पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। नोट में लिख देंगे, तमिलनाडु में सबसे अधिक सूती वस्त्र की मिलें हैं। तमिलनाडु में सबसे अधिक सूती वस्त्र की मिलें हैं। एनसीईआरटी में लिखा है, इसलिए रटा रहना चाहिए। तमिलनाडु में सबसे अधिक सूती वस्त्र की मिलें हैं। तमिलनाडु में सबसे अधिक सूती वस्त्र की मिलें हैं। किसकी मिलें हैं? सूती वस्त्र की मिलें। कहाँ? तमिलनाडु में। तो जो मुख्य क्षेत्र हैं उसको आप लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। मुख्य क्षेत्र क्या है? मुंबई है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, जो कपास उत्पादक क्षेत्र है। इसके अलावा उससे मिलता जुलता तमिलनाडु है। सबसे ज्यादा राज्य की मिलें स्टेट स्पॉन्सर्ड में कहाँ है? तो तमिलनाडु में ही है।
जिसको ध्यान रखिए, कोयम्बटूर इत्यादि का क्षेत्र काफी प्रसिद्ध है। ये सब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सूती वस्त्र के दृष्टि से, इसी को आपको ध्यान में करके रखना है। और देश का आज़ादी के बाद पहला जो सूती पार्क बनाया गया, सूती वस्त्र का जो पार्क बनाया गया, वो पार्क बनाया गया तिरुपुर में। ठीक है, एक जमाने में बड़ा इंपॉर्टेंट था 2-4 साल पहले, अब तो थोड़ा सा लेटेस्ट नहीं है तो कमजोर, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रहा, लेकिन ध्यान रखिएगा। तो नोट में लिखेंगे भारत का पहला सूती वस्त्र की पार्क सूती वस्त्र की पार्क, सूती वस्त्र की पार्क, सूती वस्त्र की पार्क तिरुपुर में, तिरुपुर में है, तिरुपुर में है। चलिए, परीक्षा में पूछा भी जाता है, मेंस में भी, कि कोई दो उद्योग के वितरण क्षेत्र और उसकी समस्या को दिखाइए, समझाइए। ठीक है कि नहीं? तो उसको पिक्चर से समझा देना है कि महाराष्ट्र में कौन सा पॉइंट है, गुजरात में कौन सा पॉइंट है, दक्षिण अफ्रीका में दक्षिण भारत में कौन से पॉइंट्स हैं, बंगाल में श्री रामपुर वगैरह का क्षेत्र सूती वस्त्र का क्षेत्र है, उन सबको दिखा देना है। अब आइए, इसकी सबसे बड़ी चुनौती क्या है सूती वस्त्र की, और वह है सूती वस्त्र महंगा होता है। तो हम लोग के यहाँ आ गया पॉलिस्टर, सिंथेटिक वस्त्र। तो ये सब क्या होता है, सस्ता भी है और लौलीनदार भी है, चमकदार भी है, चमकता भी बहुत है, भले ही स्किन को हानि पहुंचाता हो, लेकिन क्या है, सूती वस्त्र सस्ता नहीं मिलेगा। 100 रुपया में सूती वस्त्र का बुस्सट नहीं मिलेगा, लेकिन 100 रुपया में सिंथेटिक वस्त्र आपको मिल जाएगा, लौलीनदार भी, चहकदार एकदम। जब आप पहनिएगा तो अपने आप को हीरो और नायिका से कम नहीं समझिएगा। ठीक है कि नहीं? लेकिन ये चुनौती है उसका, क्योंकि भारत की अधिकांश जनसंख्या के प्रति व्यक्ति आय कम है, और सूती वस्त्र क्या होता है, महंगा होता है। ये एक चुनौती है। उसके आधुनिकीकरण की समस्या है। ठीक है कि नहीं? ये सब इसके समस्या में, कभी कभी उसके कच्चे माल की भी समस्या होती है, सूखा पड़ गया जलवायु परिवर्तन के कारण, अनुकूल कृषि जलवायु स्थिति नहीं रही। तो ये सब क्या है, इसकी चुनौतियां हैं। अभी टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा डिमांड है इंजीनियर का, लाखों हजारों की संख्या में, क्योंकि देश में हजारों सूती वस्त्र की मिलें हैं और टेक्सटाइल इंजीनियर उसमें महत्वपूर्ण रोल निभाता है। हमारे देश से ज़्यादा सूती वस्त्र की डिमांड विदेशों में है, क्योंकि जिस देश का प्रति व्यक्ति आय ऐसे भी जितना बढ़िया होगा, सूती वस्त्र पहनने की स्थिति उतनी बेहतर होगी। मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु देखो, पहले लोग क्या करते थे, एक साधारण सा रूपों में समझो कि पहले लोग, हम लोग को याद है कि हम लोग हाथ का बुना हुआ स्वेटर पहनते थे, नहीं, काफी गर्मी, एक स्वेटर में ही काम चल जाता था। और आज इनर पहनते हैं, बाजारू स्वेटर पहनते हैं, फिर ऊपर से एक ठो जैकेट मारते हैं, नहीं, तब जाकर थोड़ा थोड़ा, नहीं, हाँ, तब मफलर उफलर तो जो है, तुम्हारा तो खैर टोपा टोपी सब तो है ही, तुम तो खैर पहचान में ही नहीं आती हो कि मतलब इंडियन हो कि अमेरिकन हो कि चाइनीज हो। खैर मूल में आ जाइए, मतलब हर चीज का मास्टर साहब को जवाब नहीं देना होता है, मुस्कुरा देना होता है। हाँ? अरे, इसको देखिए, इससे क्यों थोड़ा बहुत इसको कहते हैं, ये मुस्कुरा देती है। इसको राहुल आज को क्यों कहते हैं? जैसे ही देखेंगे कि हर चीज का रिएक्शन देने लगा, बातचीत बंद। बड़ा हम रिजर्व आदमी है, हाँ, तो समझा करो। हम अपने जीवन में किसी का, हाँ, बातचीत ज्यादा करना हम पसंद नहीं करते। तो यहाँ है, कक्षा है, लंबा लंबा कक्षा है, तो धरेंगे नहीं, नारायण को नहीं धरेंगे, नारायण नारायण, तो कैसे काम चलेगा? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यदि उसको क्या नाम बताया था तुमने, हीतल, हीतल, तो हीतल को नहीं पकड़ेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? इसको तो धोएंगे कि तुम टेस्ट दी कि नहीं। देखते हैं, देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं, प्रिया कुमारी, पा, ऋचा कुमारी, इतनी कुमारी, रागनी कुमारी, नीतू कुमारी, सोनी कुमारी, खुशबू कुमारी, बदबू फैला रही है, सामने में है, ये टेस्ट नहीं।
क्यों पढ़ते हैं पता नहीं, ठीक है कि नहीं। आज यदि इसमें से कुछ टेस्ट दिए भी हैं तो 46, 45, 61 इस टाइप का नंबर है। तो मतलब कोई तो से कौन है, कोई हाथ उठाएगा जो आज आई है। जितना नाम 10 ठो लिए हैं, प्रिया, खुशबू, सोनी, नीतू, कौन कौन है। तुम किस में आती हो, प्रिया में आती हो। तुम्हारा कुछ नंबर ठीक है, कुछ 150 में 70 है। पहला टेस्ट गायब है, सेकेंड टेस्ट में क्या मतलब है, ठीक है कि नहीं। इतना सुविधा के साथ काम मत कीजिए। बार बार कहते हैं मूल्यांकन आपकी बैठ करके मैं तैयार करता हूँ। मूल्यांकन आपके कक्षा का क्या है, समदर्शी जी तो हमारे भी गुरु निकल गए। इस कान से सुने उस कान से, तो समझते हैं ना। देखते हैं आके रोता भी कह रहे थे ना, 1 नंबर से छुटी। 1 नंबर क्या है, वही प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अभ्यास नहीं किया ठीक से। नहीं तो ऐसा तो नहीं है कि 1 नंबर वाला को ज्ञान कोई कम है, 72 वाला को ज्ञान हो गया, 90 वाला को ज्ञान है, 89 वाले को ज्ञान नहीं है। वही है कि 2-4 क्वेश्चन ऐसा होता है कि आप प्रैक्टिस के अभाव में गलती कर बैठते हैं और फिर पश्चाताप होता है। और उसी के लिए कहा जाता है कि प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। उस दबाव में, उस टेंशन में, उस परिवेश में बैठ करके बनाइए। ये क्या कि हमको छुपा करके नीरज जी क्वेश्चन है दे दीजिए ना, क्या होगा उससे। घर पे कभी 2 घंटा में 150 क्वेश्चन बना पाओगे, उस 2 घंटा को बनाने में 4 घंटा लगेगा। कभी कोई आएगा, कभी कोई आएगा, बनते बनते वो 3-4 घंटा लगेगा, फिर उसका टेम्पो खत्म। चलिए आगे चलिए। तो भारत का पहला सूती वस्त्र पार्क में गए, सब हो गया, तो सब बात समझा भी दिए क्या क्या समस्याएं हैं। अब आइए सूती वस्त्र के बाद दूसरा उद्योग है चीनी उद्योग। तो लिखिए चीनी, ये दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। ये दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। ये दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है, ठीक है। कौन, हाँ, कृषि आधारित उद्योग में ये सबसे बड़ा उद्योग है। और भारत में, ऐसे भी भारत विश्व में चीनी और गन्ना, इसमें मुख्य देश में उत्पादक देशों में तो लिखेंगे भारत। गन्ना और चीनी, गन्ना और चीनी दोनों में उत्पादक देशों में। इसकी पहली शुरुआत, इसकी पहली शुरुआत 1903 में छपरा के मरहोरा से हुई। 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 छपरा के मरहोरा से हुई, ठीक है। कहां से हुई, छपरा के मरहोरा से हुई, ठीक है। फिर लिखिए पहली शुरुआत इसकी यहीं से होती है, बिहार से ही। इतना महत्वपूर्ण है इसलिए उस पर टिक लगाइए, उस पर टिक लगाइए, क्योंकि बिहार से शुरुआत हुई है और बीपीएससी ऑलरेडी 2-4 बार पूछे हुए हैं। एनसीईआरटी में ही वर्णित है तो भूलना ही नहीं है। अग्रणी राज्य लिखेंगे, चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य, लीडिंग स्टेट। चीनी उत्पादन में लीडिंग स्टेट महाराष्ट्र, महाराष्ट्र है। इसके बाद उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु, दक्षिण भारत में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश। दक्षिण भारत में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कई क्षेत्र हैं, छोड़ो उसको। बिहार का ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं। कहाँ कहाँ है बिहार में चीनी उद्योग, सारण, चंपारण, ठीक है, दरभंगा। हालांकि मिले बंद हैं, लेकिन यदि पूछा जाए, पीछे पड़ जाए तो आप चुन देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह से आपने इस चीनी उद्योग को भी देखा जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है। और भी बताए भी थे थोड़ी देर पहले, क्या बताए थे कि गन्ना जो है एक हार हरासी फसल है।
लंबे काल तक रहता है तो भार का क्या होता है, ह्रास। और शुगर की मात्रा भी उसमें क्या, मिठास की मात्रा क्या होती है, कम होती जाती है। इसीलिए कोशिश यह की जाती है कि जैसे ही गन्ना कटे तो चीनी मिल तक पहुंचे और चीनी मिल फिर उसका उपयोग कर ले, और जिससे उसकी मिठास जो है वो बनी रहे। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा समझना है, लेकिन मूल बातें रटना यही है। किताब इसीलिए कहते हैं किताब पढ़ने से मानसिक क्षितिज व्यापक होता है, लैंग्वेज बेहतर होती है, शब्द की विविधता आपके पास रहेगा। हमेशा शब्द हजारों और लाखों की संख्या में रहेंगे तो लिखने में बड़ी आसानी होगी, ठीक है कि नहीं। चिंतन शैली का विकास होता है। इसीलिए रोज कहा जाता है पेपर पढ़िए, 2 घंटा तो कम से कम पेपर पढ़ने की आदत डेवलप कीजिए, ठीक है। कीजिएगा तो बड़ा आदमी बनिएगा। तब उदाहरण देंगे कि एक था राजा, एक थी रानी। नहीं, नहीं तो समझते ही हो। मूल बिंदु पे आ जाइए। इसके बाद आइए, चीनी हो गया ना, और क्या बचा, जूट। अब लिखो जूट, जूट उद्योग, इसे गोल्डन रेशा भी कहते हैं। इसे गोल्डन रेशा भी कहते हैं। किसे, जूट को। इसे गोल्डन रेशा भी कहते हैं, जिसकी पहली शुरुआत ऑकलैंड के द्वारा रिसरा, ऑकलैंड के द्वारा रिसरा में 1869 में किया गया। 1869 में किया गया, ऑकलैंड के द्वारा। ऑकलैंड एनसीईआरटी फैक्ट है, ऑकलैंड। इसलिए ऑकलैंड को भूलिएगा नहीं। ऐसा नहीं कि पढ़ने रिवीजन के अभाव में ऑकलैंड चला जाएगा चीनी के पास। ऑकलैंड कहाँ भेज दीजिएगा, पता है, चीनी के पास। हद हो, ऑकलैंड कहाँ रहना चाहिए, जूट में। कहाँ, रिसरा। कहाँ, रिसरा, ठीक है कि नहीं। एकदम रजाई के अंदर घुस करके याद कीजिए, बैठ करके पढ़ने का तो सबसे अच्छा मौसम है। क्या मस्त मौसम है। इसके बाद तो अब जनवरी के बाद तो और भी अच्छा मौसम आएगा, बसंत ऋतु, ठीक है कि नहीं। तो इससे अच्छा मौसम और क्या हो सकता है, कोई वो नहीं। गर्मी में तो देखते ही हैं कि कितनी कठिनाई होती है। ज्यादा का मौसम यही 5-6 महीने का, 4-5 महीने का जो मौसम है, जून से पहले, मई जून से पहले जितना आप पढ़ सकिए उतना मजेदार है। आगे चलिए, ठीक है, हो गया। अब कहाँ होता है, स्वाभाविक है, अभी बताए भी थे कि जूट, जूट जो एक रेशा फसल है। रेशा फसल आपका कपास भी है, क्या है, रेशेदार फसल। कभी कभी इस तरह के भी सवाल पूछे जाते हैं कि फाइबर क्रॉप कौन सा होता है और फाइबर क्रॉप कौन सा नहीं होता है। इन सब के पीछे की पृष्ठभूमि यही है कि एक कुड बी कमीशन ऑफिसर को सब कुछ जानना और समझना चाहिए। ये नहीं कि एक आध चीजों को जाने और सब चीजों को नहीं जानते। सब चीज जानना है, सब चीज समझना है। नौकरी प्राप्त करना बहुत कठिन नहीं है, लेकिन नौकरी में 30 साल 35 साल आप सक्सेसफुली आप उस पॉइंट तक पहुंच जाइए जहां तक आप जाना चाहते हैं, तो ये बहुत कठिन काम होती है। मूल बिंदु पे आइए। मूल बिंदु यह है कि जूट उद्योग में हमारा बंगाल, अभी बता भी रहे थे, विभाजन से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। तो लिखिए, जूट उद्योग में बंगाल, बंगाल, जूट उद्योग में बंगाल अग्रणी है, अग्रणी है, लीडिंग है। बिहार में पढ़ाई थे हम, बिहार में कृषि उद्योग रहे थे ना, कटिहार में, पूर्णिया में जूट पार्क बनाए हैं, ठीक है कि नहीं। तो ये सब जूट का एरिया है। और जूट एक ऐसी फसल है जो नगदी फसल है। नगदी फसल का मतलब कि खेतों में ही रहा, अब बिक गया। कपास क्या है, नगदी फसल है। गन्ना क्या है, नगदी फसल है। लेकिन इन सब की तुलना में ज्यादा नगदी कौन है, जूट। जूट कहीं तेजी से बिकता है। फसल लगाए, घोषणा किए कि लग गया, व्यापारी आ जाएगा। तंबाकू का व्यापारी पहले आ जाता है। ये सब आपका ऐसा तंबाकू हमारे यहाँ होता है समस्तीपुर के एरिया में।
हालांकि समस्तीपुर में भी जूट की खेती होती है लेकिन बहुत सीमित मात्रा में होती है। मूल बिंदु हम लोग का, हालांकि जो कंडीशंस है वो अनुकूल है, एग्रो क्लाइमेट जोन में जूट की खेती की जा सकती है और बेहतर हो सकती है। मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु यह है कि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जूट उद्योग हो गया, चीनी उद्योग हो गया, चौथा क्या था जी? कागज उद्योग। कितना अच्छा है, तो लिखेंगे चौथा कागज उद्योग। कागज, कागज उद्योग आधुनिक सभ्यता का मूल आधार है। कागज आधुनिक सभ्यता का मूल आधार है। कागज, कागज। अपने ईमेल हो गया। लेकिन कागज की अभी भी महत्ता है। कागज का हमको आयात करना पड़ता है, वन उत्पादक है, कनाडा से हम आयात करते हैं कागज का। खैर, हालांकि अब तो सिस्टम बहुत कुछ इम्प्रूव किया कंप्यूटर के कारण, ईमेल, ई गवर्नेंस, उसमें कागज की महत्ता कम हो गई, लेकिन अभी भी कई जगह कागज की महत्ता है। इसीलिए मैंने एक लाइन लिखा है ऊपर में कि आधुनिक सभ्यता का मूल आधार। पहले ईमेल थोड़ी जाता था, कबूतर जाता था। कबूतर जा जा जा, कागज पे ही लिख के जाता था कबूतर, अपना मुंह में लटका लेता था, कबूतर चला जाता था। ठीक है कि नहीं? गाना वाना भी सुने होंगे। तो ये कागज की महत्ता सब रूपों में था, संदेश संदेश जाने में था। ठीक है कि नहीं? पहले तार पत्र पे लिखा जाता था और तार पत्र से फिर कागज आया। कागज वन आधारित उद्योग है। भारत में, हिंदुस्तान में सबसे पहले श्रीरामपुर में 1832 में कागज उद्योग की स्थापना हुई थी। तो लिखेंगे पहली कागज फैक्ट्री। पहली कागज फैक्ट्री श्रीरामपुर में, पश्चिम बंगाल में। श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल में बनाया गया। 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 ठीक है। अब इस कागज के कड़ी में अखबारी कागज बड़ा इंपॉर्टेंट है। अखबारी कागज का एकमात्र मिल वही है ही, और वह है नेपानगर, मध्य प्रदेश। नेपानगर, नेपानगर। तो लिखेंगे अखबारी कागज का पहला मिल, अखबारी कागज का पहला मिल नेपानगर, मध्य प्रदेश है। जबकि नोट बनाने वाला कागज, जबकि नोट बनाने वाला कारखाना, जबकि नोट बनाने वाला कारखाना, नोट नोट, ठीक है, अब नया जमाना आ गया है, रुपए कार्ड, पेटीएम करो, ये सब जो आ गया है, तो उसके कारण कागज वाला नोट खत्म हो गया है। नहीं, अब तो इसके मोबाइल में ही रुपया रहता है 2-4 लाख। तो नो, अरे हम नहीं लेंगे, तुम क्यों चिंता करते? नहीं सर, नहीं सर, मेरे पास नहीं है सर। ठीक है कि नहीं? हाँ, तो नोट बनाने वाला का नोट बनाने वाला कारखाना कहाँ है? होशंगाबाद में, मध्य प्रदेश में। होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। ठीक है, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। चलो, तो इस तरह से कृषि आधारित उद्योग क्या हो गए? समाप्त हो गए ना। अब कृषि आधारित उद्योग के बाद क्या आता है? खनिज आधारित उद्योग। तो खनिज आधारित उद्योग में क्या है उसको देख लेना है। तो लिखे, खत्म करना है आज इस अध्याय को। खनिज आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित उद्योग में क्या होता है? खनिज आधारित जो खनिज पे आधारित उद्योग है, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? स्टील, लोहा इस्पात। तो लिखिए पहला, खनिज आधारित उद्योग में सबसे महत्वपूर्ण लोहा इस्पात उद्योग है। लोहा इस्पात उद्योग है सबसे महत्वपूर्ण, लोहा इस्पात उद्योग है।
लोहा इस्पात उद्योग है, ठीक है। इस उद्योग में लोहा, चूना पत्थर, लोहा चूना पत्थर, डोलामाइट, डोलामाइट, मैग्नीज, मैग्नीज इत्यादि इत्यादि इत्यादि, ठीक है। सबसे पहले तो जो लोहा इस्पात का विकास होता है वो टाटा के द्वारा ही 1907 में, और ऐसे भी लोहा इस्पात के लिए नज़दीकी क्षेत्र होना, मतलब ये जो जितने सोर्सेज बताए हैं वो सभी नज़दीकी क्षेत्र में रहेंगे तो लोहा इस्पात उद्योग अधिक ग्रोन अप करेगा। हालांकि ये सब कहने की बात है, जापान कौन सा नज़दीकी क्षेत्र रखे हुआ है, हमसे कोयला, हमसे लोहा ले जाता है मामूगुआ बंदरगाह से, और लीडिंग नेशन बना हुआ है। हालांकि अब हम लोग इसको पीछे छोड़ दिए हैं, अब हम लोग इस्पात में दूसरे स्थान पे है, पहले स्थान पे चीन है, लेकिन लीडिंग नेशन एक समय तक, लंबे काल तक हम ही से लेकर हम ही को पीछे किए हुए थे। लेकिन बदलते समय में हमारी पूंजी सुधरी, आर्थिक समृद्धि आई, आर्थिक सुधार के कारण, और पूंजी आई, टेक्नोलॉजी आई, उद्यम आया, और आज विश्व का सबसे बड़ा स्टील किंग भारत का ये लक्ष्मी मित्तल जो ब्रिटेन में रहता है। तो अब तो खैर हम लोग स्टील के क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। अब तो विश्व इस्पात सम्मेलन भी यदि होता है तो भारत में होता है। भारत में अब देखते हो कई तरह, अब तो ओलंपिक कराने के लिए भी हम तैयार हैं, ठीक है कि नहीं। सर कॉप भी कराने के लिए थे, अरे यार कॉप वो कोई बैठक है, ठीक है कि नहीं। ओलंपिक यदि कोई देश कराता है तो उसके, इसका मतलब है कि उस देश की पूरी गवर्नेंस बेहतर है, क्योंकि एक साथ कई बिंदुओं पे काम करने होते हैं। एक राष्ट्राध्यक्ष का बैठक करना कौन सी, उतना तो हमेशा संरचना तैयार ही रहता है। तैयार तो तब ना खेल के क्षेत्र में जो विभिन्न देशों के जो खिलाड़ी आते हैं, विभिन्न क्षेत्रों में रुकते हैं, और हमेशा जैसे धार्मिक पर्यटन पे हम लोग बल देते हैं, अयोध्या पे बल देते हैं, बनारस पे बल देते हैं, उसी तरह से हमें बल खेल पर्यटन पे भी देना चाहिए। खेल गांव बनाते चलिए, हर 4 साल पे एक एशियाड करवाइए, कैफ करवाइए, वर्ल्ड कप करवाइए। तो वर्ल्ड कप करवाते हैं क्रिकेट का, ठीक है कि नहीं। तो हम लोग यदि इस तरह के आयोजन पे बल दें, दर्शक तो बाहर से आता है, जब छोटा छोटा देश में हम लोग फीफा करा देते हैं कतर में, नहीं, छोटे छोटे देश में हम लोग जब करा देते हैं, फ्रांस तो हमसे छोटा देश है ना जी, हम लोग ओलंपिक कराते हैं कि नहीं फ्रांस में। जापान तो हमसे छोटा है जो पिछला ओलंपिक कराए, ठीक है कि नहीं। हमारी भी बजट 41 लाख करोड़ की बजट हो गई है, 5वां सबसे बड़ा इकोनॉमी हो गया है, तो हम लोग भी करा सकते हैं। लेकिन पहले उस तरह की इच्छा शक्ति का विकास देखते हो। चीन का जो अर्बनाइजेशन है, चीन हमेशा ऐसे आयोजनों पे बल देता है और वो लीड करता है, और उससे उसके नए नए सिटी बनते जाते हैं। हमेशा देखोगे कि एक नया 4 वर्षीय जो अंतर्राष्ट्रीय खेल है वो कराता है, एक नया सिटी बना देता है। उस तरह से हम लोग को भी ध्यान देना चाहिए, राज्य में ध्यान देना चाहिए, केंद्र को ध्यान देना चाहिए। नहीं हो देखो अभी एक एम्स बन रहा है, तब तो शोभन का विकास हो रहा है, ठीक है कि नहीं। एक हवाई अड्डा बना, तब तो देखो कि दरभंगा जो है चमक रहा है। और इस तरह से एक यदि हम सैफ का आयोजन कर दें, यहाँ दक्षिण एशियाई खेल करवा दे तारालाही में, अरे पहले सोचो, तुम लोग की सोच बहुत कमजोर है। पहले सोचो तारालाही में हो सकता है कि वहाँ पूरा लैंड ही है पड़ा हुआ, अधिग्रहण करेगा, एक तो नया सिटी बन जाएगा तारालाही, एक नया शहर, स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी बनाते हो मुजफ्फरपुर का, बना हुआ को क्या बनाते हो जी, नया को बनाओ, टाउन प्लान बनाओ ऐसा। चंडीगढ़ बना तो देखो, आज तक चंडीगढ़ में पानी की समस्या नहीं है। प्लान सिटी ये ना होता है कि आप पहले से सोच करके सारे रूपों में बनाइएगा। हम लोग मुजफ्फरपुर को स्मार्ट सिटी बना देते हैं, स्मार्ट सिटी के नाम पे क्या करते हैं कि 4 सड़क बनवा दिए, 4 मॉल बनवा दिए, सा डिंग डोंग पिंग पोंग कर दिए, हो गया स्मार्ट सिटी। वो तो नहीं होता है। स्मार्ट सिटी एक संपूर्ण अवधारणा है जिसमें टेक्नोलॉजी होती है, जिसमें गवर्नेंस होता है, जिसमें पूंजी इन्वेस्ट होती है, एकदम पूरी संरचना सेक्टर वाइज होता है, पार्किंग व्यवस्था होता है, स्कूलिंग कॉलेजिंग सब कुछ एकदम फिक्स लेवल पे होता है। वहाँ इस तरह से नहीं कि जाम लग जाता है, गया अब लता मंगेशकर चौक पे जाम लग गया,
एपीजे कलाम चौक पर, हसन चौक पर जाम लगा हुआ है, अब आप निकल ही नहीं पा रहे हैं। तो ये कोई स्मार्ट सिटी तो नहीं हुआ। आगे चलिए, फिलहाल याद रखिएगा चंडीगढ़ इंडिया का फर्स्ट प्लांट सिटी था। आगे बढ़िए, कहाँ थे हम लोग? गोवा में थे। 11 में गोवा हुआ, ज्यादा मत याद करो। मैग्नीज, हम लोग थे लोहा इस्पात में। तो लोहा इस्पात का जो पहला कारखाना खुला वो टाटा ने खोला। 1907 में उत्पादन शुरू किया, 1913 में बिहार में ही था। पहले टाटा जमशेदपुर कहाँ था? बिहार में ही था, स्वर्णरेखा नदी के तट पर। आगे लिखिए, लोहा इस्पात की पहली कारखाना, लोहा इस्पात की पहली कारखाना टाटा ने खोला था। टाटा ने खोला था 1907 में, लेकिन उत्पादन 1913 में शुरू हुई। 1913 में शुरू हुई। 1913 में शुरू हुई। ठीक है, 1913 में शुरू हुई जमशेदपुर में। जमशेदपुर में, दक्षिण में ही है, जमशेदपुर के किनारे। जमशेदपुर के किनारे, जमशेदपुर के किनारे स्वर्णरेखा नदी है। और स्वर्णरेखा का जो छोटा नागपुर के पलाटू, रांची के निकट से निकलते नागरी गांव है। तो इस बार परीक्षा में पूछा भी था कि वो नागरी गांव नहीं, स्वर्णरेखा का जो ओरिजिनेशन पॉइंट है वो कहाँ से है, किस गांव से है। तो ध्यान रखिए, ये सब तो जितना आप, इसीलिए कहा जाता है ना कि जितना आप प्रैक्टिस कीजिए, मशक्कत कीजिए, इंफॉर्मेशन गैदर कीजिए, तो उन सबको, जैसे कोसी का है उसी तरह से गंगा का होता है। तो जैसे आप सबका पढ़ते हैं, तो हमारा एक विशेष नदी था ये भी, आज़ादी आज़ादी से पहले नहीं, 2000 से पहले, 15 नवंबर 2000 को तो बिहार झारखंड दो राज्य बन गए। झारखंड नए राज्य के रूप में स्थापित हो गया। इसी क्रम में फिलहाल हम लोग जानते हैं कि 1923 में, 13 में उत्पादन शुरू हुआ। फिर लिखिए 1923 में, 1923 में 1923 छोड़ो, काम करना जब शुरू किया तब से लिख लो, 1937 लिख लो। 1937 में इसको बर्नपुर, इसको बर्नपुर, इसको बर्नपुर, इसको हो गया कहाँ? जमशेदपुर। इसको हो गया बर्नपुर, इसको बर्नपुर। फिर हो गया बिस्को, तो लिखेंगे बिस्को, बिस्को कर्नाटक, बिस्को कर्नाटक, बिस्को कर्नाटक। डिस्को उसको नहीं है। ठीक है, तो समझ जाओ, आजादी से पहले ही हम लोग इतने सारे स्टील प्लांट पे काम कर चुके थे। आजादी के बाद महालोन भी पॉलिसी बना, दूसरी ले लो, हाफ ही ले लो, अच्छे से ले लो। ठीक है कि नहीं, कोई बात नहीं है। तुमने स्टाइल में लिया है तो उस स्टाइल को बना के रखो, क्योंकि ऐसा नहीं कि मुंह खोल कर पूरा ले रहे हैं, थोड़ा दाब के लिए हैं। तो ये है कि आप अक्सर हाँ लेते रहते थक जाता है आदमी। ठीक है कि नहीं, देखो मैं 70 साल का हूँ, देखो। ठीक है कि नहीं, देखते हो कि नहीं, सुबह से लगातार खड़ा हूं मैं, कहीं पर भी है। ठीक है, अरे क्या है, पानी शानी पीते रहो, मजबूत खुराक खाते पीते रहो, काम करते रहो, उद्देश्य स्पष्ट रखो, स्वच्छ आचरण रखो, सब ठीक है। बात समझे? पढ़ाई के प्रति तरसता का भाव रखो, तो नहीं आएगा। जहाँ पढ़ाई के बाद बहुत पढ़ ले लो, आई तो जिंदगी में इतने नहीं पढ़ ले रही, जैसे पहली बार बेचारी ये आई है, जिंदगी में ये 6 घंटा की लगातार कक्षा नहीं की होगी। आज जो ही भागेगी, अरे समझा, उसका वाला आचरण मत अपनाओ, मुस्कुरा दो बस। ठीक है कि नहीं,
पिताजी पूछेंगे बेटा क्या हुआ, बाबू हो मत पूछा, मास्टरवा तो छोड़बे नहीं कही छे, 1 बजे बैसे ही छे, उ तो आदमी थोड़े छे, उ तो देवतो नहीं छे, दानव छे दानव। 7 बजे छोड़ला, वो तब जब हम सब उदास भय गेलौं तखन उ छोड़ला महाशय, ठीक है। अब जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक कैसे छोड़ देंगे, रुको ना। हाँ, तो मैं बता रहा था कि दूसरी योजना बनी 1956 से 61 में। महालनोबिस उसके मॉडल कार थे, और महालनोबिस ने कहा कि भाई देश का विकास करना है तो भारी उद्योग को लेकर चलना होगा। तो इस समय 3 बड़े स्टील प्लांट खोले गए, दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई। भिलाई रूस की सहायता से, दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से, और राउरकेला पश्चिम जर्मनी की सहायता से खोले गए। फिर इसी क्रम में 1964 में बोकारो में खोला, बिहार में ही था पहले 1964 में, ठीक है कि नहीं। तो इस तरह से इस स्टील प्लांट्स की कहानी शुरू होती है आजादी के बाद की। तो लिखिए आजादी के बाद, थोड़ा सा 3 ले लो, थोड़ा सा चेंज करो। आजादी के बाद, आजादी के बाद दूसरी योजना के तहत, दूसरी योजना के तहत, दूसरी योजना के तहत 3 बड़े स्टील प्लांट खोले गए। 3 बड़े स्टील प्लांट विभिन्न देशों के तकनीकी सहयोग से खोले गए। 3 बड़े स्टील प्लांट, 3 बड़े, 3 बड़े, 3 बड़े बड़े विभिन्न देशों के सहयोग, तकनीकी सहयोग से खोले गए। जैसे 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 पहला लिखो, दुर्गापुर लिख लो, ब्रिटेन। दुर्गापुर ब्रिटेन, ये नहीं कि मास्टर साहब पढ़ाए कि दुर्गापुर ब्रिटेन में है। बात समझ में आ गई ना, दुर्गापुर ब्रिटेन में नहीं है, दुर्गापुर ब्रिटेन के तकनीकी सहायता से खोले गए, बता दिए ना। दूसरा राउरकेला पश्चिम जर्मनी, राउरकेला पश्चिम जर्मनी, राउरकेला पश्चिम जर्मनी और भिलाई रूस, और भिलाई रूस की सहायता से खोला गया, और भिलाई रूस की सहायता से खोला गया, ठीक है। भिलाई रूस की सहायता से खोला गया। और ये जो क्षेत्र है, सभी जितने भी खोले गए सबके इर्द गिर्द क्या था, लोहा अयस्क मिलता था। कहीं नोआमुंडी से मंगाता था, झारखंड बगल में था, सुंदरगढ़ क्योंझर से मंगाता था, उड़ीसा। तो सब जितने भी है वो सब क्या है, उसके आसपास आयरन का बेल्ट रहा, पानी रहा, चूना पत्थर रहा, डोलामाइट रहा, मैग्नीज रहा, जो स्टील प्लांट को ग्रो करने के लिए चाहिए। फिर इसी क्रम में 1964 में रूस के तकनीकी सहयोग से बोकारो में खोले। तो लिखेंगे 1964 में रूस की तकनीकी सहयोग से बोकारो में, बोकारो में, बोकारो में खोले, बोकारो में खोले, ठीक है। इसी क्रम में चतुर्थ योजना में 3 स्टील प्लांट खोले गए, 3 स्टील प्लांट खोले गए। पहला, तीनों दक्षिण अफ्रीका में, तीनों दक्षिण भारत में थे। 3 स्टील प्लांट खोले गए, तीनों 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 कहाँ थे, तीनों दक्षिण, तीनों दक्षिण भारत में थे।
जैसे जैसे सबसे पहले लिख लो, जैसे विशाखापट्टनम विजाक, विशाखापट्टनम विजाक, विशाखापट्टनम विजाक, विजाक ब्रैकेट में लिख देंगे। यह पहला पतन आधारित संयंत्र था, यह पहला पतन आधारित संयंत्र था, यह पहला पतन आधारित संयंत्र था। कौन? विजाक में। दूसरा, विजयनगर का हॉस्पेट कर्नाटक, विजयनगर का हॉस्पेट कर्नाटक, विजयनगर का हॉस्पेट कर्नाटक। और तीसरा सलेम तमिलनाडु, और तीसरा सलेम, तीसरा सलेम तमिलनाडु, सलेम तमिलनाडु, तीसरा सलेम तमिलनाडु। ये देश के प्रमुख स्टील प्लांट। अब इन सबको बेहतर करने के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए एक संगठन भी बनाया गया था जिसका नाम था सेल, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो लिखेंगे इन सभी को प्रबंधन देने के लिए, इन सभी को प्रबंधन देने के लिए, प्रबंधन देने के लिए, प्रबंधन देने के लिए सेल, स्टील अथॉरिटी, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई। 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 बस 1974 में स्थापित हुआ। काम करना कब से शुरू किया? 1978 से। तो सेल का संबंध किससे है? स्टील से। स्टील के मैनेजमेंट से एक इंटीग्रेटेड रूप में ये काम करना शुरू किया। और इस तरह से इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब आइए लास्ट, और लास्ट में लिखे पेट्रो रसायन, पेट्रो रसायन, पेट्रो रसायन, पेट्रो रसायन। आप लोग की जानकारी में दे दे कि आजादी के बाद यदि कोई उद्योग तेजी से बढ़ा और सबसे बड़े निर्यातक देशों के रूप में पेट्रोलियम उत्पाद, जो अभी मैं बता भी रहा था कि 8 कोर सेक्टर है, उसमें भी हमारे रिफाइनरी प्रोडक्ट्स महत्वपूर्ण है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। और सबसे तेज गति से निर्यात यदि बढ़ा, आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो देखिए कितना बढ़िया बड़े में न्यूज लिखे हुए हैं, पेपर कटिंग पढ़िएगा तब ना। किताब का लाइन बाय लाइन चार्ट ही है, कहते हैं ना कॉपी और किताब का लाइन बाय लाइन चार्ट दीजिएगा तो बड़े से बड़े लक्ष्य भी बहुत आसान लगेंगे। कहते हैं ना कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं जो इसे प्राप्त करने से डरा नहीं। गधो, यहाँ पे ताली बजाने की आवश्यकता थी। इतना बड़ा डायलॉग है, इतना बड़ा डायलॉग है कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं जो इससे डरा नहीं, इसको प्राप्त करने से डरा नहीं। लोग बड़े लक्ष्य को देखकर क्या होते, डर जाते हैं। कुछ नहीं है। हम तो कहते ही हैं मैट्रिक का परीक्षा आपका कठिन है, मैट्रिक बोर्ड आज भी हमको सबसे कठिन लगता है। ठीक है कि नहीं? हमको याद है मैट्रिक बोर्ड की दास्तां, और आज भी आपको यूपीएससी का, जो कि मेरे जीवन काल में कई बार परिवर्तन आए हैं 1991 से लेकर 2023 तक में, लेकिन जितने बार परिवर्तन आए हैं उतना मुझे आसान लगने लगा है यूपीएससी। ठीक है कि नहीं? आज भी मुझे सही लड़के पकड़ा जाए तो रात दिन एक करके मैं उसको बढ़ा दूंगा। ठीक है कि नहीं? पहले पढ़ाना थोड़ा और आसान था क्योंकि मार्गदर्शक केंद्रित था वो। ठीक है,
लेकिन आज की तारीख में वो मार्गदर्शक केंद्रित हट गया। जैसे बीपीएससी भी अब मार्गदर्शक केंद्र से हट रहा है, उसी तरह से हो गया। मार्गदर्शक केंद्रित का क्या मतलब होता था कि मास्टर जो पढ़ाया उसको अडॉप्ट कर लीजिए, जैसे अभी पीटी मास्टर केंद्रित है, लेकिन मेंस धीरे धीरे बीपीएससी का हट रहा है। जब तक आप उस तरह के पेपर नहीं पढ़ेंगे, इससे लिखने की क्षमता नहीं डेवलप होगी। हम 50 का 100 इससे लिखा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है कि नहीं, जब तक कि आप स्वयं के स्तर पे उस तरह की क्षमता डेवलप करने के लिए रोज आर्टिकल्स नहीं पढ़ेंगे, ठीक है कि नहीं, रोज लिखेंगे नहीं, तब तक अच्छे अंक प्राप्त करने में कठिनाई होगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। खैर मूल में आइए, कहते भी हैं कि मेंस में 10 पन्ना लिख करके फेंकिए, 5 पन्ना 10 पन्ना ऐसे ही लिख के फेंकिए, और पीटी में 150 क्वेश्चन ऐसे ही रोज बनाइए। एमसीक्यू जो भी मिल जाए, मैगजीन है, पेपर जहां भी मिल जाए, उसको एक बार बना लीजिए, ठीक है कि नहीं। तो जितना इस पर काम करके रखिएगा उतना आपके लिए आसान होगा। आगे लिखिए। हालांकि कीजिएगा वही जो अपने मन में है, ठीक है कि नहीं। मन की बात को तो निकालना बड़ा कठिन काम होता है, लेकिन इतना कहने से दो चार पांच छात्र को समझ में आ जाती है तो वही आगे बढ़ जाता है। आगे लिखिए। नेक्स्ट, पेट्रो रसायन। तो पेट्रो रसायन आजादी के बाद क्या हुआ, इसका मांग बढ़ा, तो लिखिएगा आजादी के बाद सबसे तेज गति से इसके मांग बढ़े। इस उद्योग के तहत पॉलीमर, कृत्रिम रेशा, इस उद्योग के तहत पॉलीमर, कृत्रिम रेशा, कृत्रिम रेशा, कृत्रिम रेशा इत्यादि आते हैं, इत्यादि आते हैं, इत्यादि आते हैं। इसके अतिरिक्त प्लास्टिक का क्षेत्र भी उभरता क्षेत्र है, प्लास्टिक का क्षेत्र भी उभरता क्षेत्र है। इस कड़ी में सीपेट लुधियाना, इस क्रम में सीपेट लुधियाना, सीपेट लुधियाना, सीपेट लुधियाना अति महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। लेकिन प्लास्टिक ने क्या किया, प्लास्टिक ने हमारे जीवन को प्रभावित किया। मैं कहूंगा एक्सप्लेन करो कि प्लास्टिक ने जीवन को कैसे प्रभावित किया, ठीक है कि नहीं। कोई बताओ, खड़ा होके अच्छे से बताओ कि प्लास्टिक ने हमारे जीवन को कैसे प्रभावित किया। बताओ जी, मिस्टर समदर्थी बताओ यार। वेरी गुड। एयर पॉल्यूशन को इंक्रीज करता है, पर्यावरण प्रदूषण में, वेरी गुड। पशु भी प्रभावित होता है इससे, पशु भी उसको खा लेता है, तो हमारा फूड जो वेब है, फूड साइकिल, वो भी प्रभावित होता है, वेरी गुड। हो गया। हाँ हाँ। बिल्कुल, बहुत अच्छा, वो तो प्रभाव में ही आ गया। वो सब में प्रभाव में आ गया। दैनिक जीवन को बेहतर बनाने में भी इसकी भूमिका है, लेकिन साथ में इसका जो दो सबसे इंपॉर्टेंट जो तुमने कहा, उसको जरूर लिखना है कि यह जैव, हाँ, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, वही ना हुआ। जब भी वो बायो नॉन डिग्रेडेबल सब्सटेंस है कि टूटता नहीं है, जो तुमने कहा इसकी लॉन्गेटिविटी बहुत होती है, तो और एयर पोल्यूशन को या हर तरह के पोल्यूशन को इंक्रीज, सॉइल के पोल्यूशन को भी, प्लास्टिक यदि सॉइल में चला जाता है तो हमारी फर्टिलिटी भी प्रभावित होती है, एयर तो प्रभावित होती ही है, ठीक है कि नहीं।
पशु या बायोडाइवर्सिटी प्रभावित हो जाती है। वेरी गुड, बैठिए, गुड, इसके सम्मान में ताली बजा दो, अच्छे से बातें बताई हैं। तो बहुत अच्छा, तो स्पष्ट है कि मानव जीवन को प्रभावित करता है। तो कैसे प्रभावित करता है? तो इन चीजों के आधार पर करता है। एक तो जो हमारी आवश्यकता है, जो नेसेसिटीज है, और जो नए संदर्भ में हम इसको जोड़ रहे हैं, मकान बनाने से, वेस्ट मैनेजमेंट में हम सड़क बना रहे हैं, ठीक है कि नहीं, और जो प्रभाव डालता है एक इम्पैक्ट निगेटिव, और वो निगेटिव किधर है? तो बायोडाइवर्सिटी से लेकर पॉल्यूशन तक में, ठीक है। क्यों? क्योंकि बायो नॉन डिग्रेडेबल सब्सटेंस है, आसानी से ये टूटता नहीं है, लॉन्गेटिविटी इसकी बहुत ज्यादा होती है। तो इस कारण से हमारे जीवन को ये सभी रूपों में क्या कर रहा है? प्रभावित कर रहा है। खैर, हम लोग प्लास्टिक को देखें, ठीक है कि नहीं। प्लास्टिक एक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, इसको किसी भी स्थिति में नहीं भूलना है, ठीक है। नोट में लिख दो, प्लास्टिक एक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, ठीक है। नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है कौन? प्लास्टिक। इसी क्रम में लास्ट में हमारा है पात, उस पात तो हो ही गया। एक है सीपेट चेन्नई, लिख लो, सीपेट चेन्नई। चेन्नई में कहाँ है? चेन्नई में, लास्ट। एक नोट में लिख देना और कि नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री लिमिटेड, नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री लिमिटेड, नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री लिमिटेड, 1961 में, 1961 में नेफ्था में, नेफ्था, नेफ्था में नहीं, नेफ्था पर आधारित, नेफ्था पे आधारित पहला, नेफ्था पे आधारित पहला रासायनिक उद्योग, पहला रासायनिक उद्योग मुंबई में स्थापित किए गए, मुंबई में स्थापित किए गए, ठीक है। इसे अच्छे से याद कर लेना, कठिनाई नहीं होगी। अब एक दो और उद्योग को हम लोग देख लेते हैं, विशेषकर अल्मुनियम उद्योग। तो लिखिएगा अल्मुनियम उद्योग, लास्ट है, अब छोड़ देंगे इसके बाद, चूंकि खत्म हो गया। तो अब कितना पढ़ोगे, फिर कुछ कल के लिए रहने दो। हाँ सर, जी सर, जी कहें तब तो फिर 1 घंटा ले लेंगे। जी जा नहीं ज्यादा करना है, जीजा जी जो करना है वो घर पे कीजिए। अल्मुनियम उद्योग, एक देखो, एक समय में अल्मुनियम बड़ा स्टैंडर्ड का वस्तु माना जाता था। 60-70 का दशक था, हम लोग चीनी मिट्टी उद्योग से बाहर निकले थे। अल्मुनियम नहीं, अल्मुनियम में चाय मिलता था तो कहते थे अल्मुनियम में चाय पी लो। फिर स्टील में लोग चाय पीने लगे। फिर 21वीं सदी में चीनी मिट्टी के नए स्वरूप में आ गए। तो समय से पर स्टैंडर्ड क्या होता है, स्टैंडर्ड के मापदंड भी बदलते जाते हैं। नहीं, आज देखते हो पुराना जो कॉटेज है, पहले लोग फूस का मकान में रहा तो कहते थे कि फूस के मकान में रही छत, गरीबी के नीचे छत। आज फूस के मकान में ही उसको मॉडर्नाइज कर दिया गया है, और लोग उसमें कॉटेज बना करके पर्यटन स्थल पे रहते हैं। अब बजाबता 2-3 हजार रुपया देते हैं उसके लिए। नहीं, कॉटेज में रहते हैं, फूस में रहते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में, और बजाबता उसको हम पैसा भी देते हैं। और अपने यहाँ फूस के मकान में रहना उसका नॉन स्टैंडर्ड माना जाता है। कॉन्सेप्ट सब बदल रहा है। खैर, अल्मुनियम उद्योग पहले आइए, देश का पहला अल्मुनियम का कारखाना कहाँ बना था? हमारे बिहार में ही बना था, अब झारखंड में है, मूरी, ठीक है। बचपन में पढ़े थे उसको, आज तक बीटीसी की किताब में, पहले एससीईआरटी नहीं होता था, पहले बीटीसी होता था, ठीक है। तो लिखिएगा, भारत का पहला अल्मुनियम संयंत्र, पहले ये लिख लो, जेके नगर बंगाल 1937, और जेके नगर बंगाल और 1937, और मुरी झारखंड 1938 में खोला गया। जेके नगर बंगाल
जेके नगर बंगाल और मुरी झारखंड में, पहले बिहार में था, खोला गया। नेक्स्ट, एशिया का सबसे बड़ा एल्युमिनियम का कारखाना, एशिया का सबसे बड़ा एल्युमिनियम का कारखाना, एल्युमिनियम का कारखाना नालको हीराकुंड उड़ीसा में, नालको हीराकुंड उड़ीसा में, नालको उड़ीसा में। इसी कड़ी में बालको कोरबा सोवियत संघ की सहायता से, बालको, इसी कड़ी में बालको सोवियत संघ की सहायता से कोरबा, कोरबा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। कोरबा छत्तीसगढ़ में खोले गए, खोले गए। हिंडाल्को अमेरिका के सहयोग से रेणुकूट में, हिंडाल्को, 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 हिंडाल्को अमेरिका के सहयोग से, अमेरिका के सहयोग से, अमेरिका के सहयोग से कहां खोला गया? रेणुकूट उत्तर प्रदेश में खोले गए, उत्तर प्रदेश में खोले गए। नोट, मालको इटली की सहायता से चेन्नई में, मालको, इसमें को लगा हो सब अल्युमिनियम है, मालको, मालको इटली की सहायता से चेन्नई में, इटली की सहायता से चेन्नई में खोले गए। इन्हीं शब्दों के साथ हमारी आज की यह कक्षा कि मैं समाप्ति की घोषणा करता हूं। लेकिन घोषणा से पहले जब तक जय हिंद जय भारत नहीं होता है तब तक क्या होता है? तो बूस्टर फैक्ट होता है। तो लिखेंगे बूस्टर फैक्ट, बने अब समाप्ति की ओर है, अब स्टेशन आने वाली है, तो लिखेंगे बूस्टर फैक्ट। बूस्टर फैक्ट, बूस्टर मतलब जैसे बूस्टर डोज होता है ना, हाँ, तो उसी तरह से यह बूस्टर फैक्ट है। पहला, भारी इंजीनियरिंग, भारी इंजीनियरिंग लिमिटेड रांची में स्थापित की गई, रांची में स्थापित की गई। हिंदुस्तान केबल फैक्ट्री, हिंदुस्तान केबल फैक्ट्री रूपनारायणपुर, हिंदुस्तान केबल फैक्ट्री रूपनारायणपुर पश्चिम बंगाल में स्थापित की गई। तो छोटे छोटे तथ्य हैं, रट लेना है। देश का पहला सीमेंट फैक्ट्री चेन्नई में, विश्व में पोर्टलैंड में। देश का पहला, देश का पहला सीमेंट फैक्ट्री पोर्टलैंड में, पोर्टलैंड में, सॉरी, देश का पहला चेन्नई में 1904 में, और विश्व का पहला पोर्टलैंड में स्थापित किया गया, पोर्टलैंड में स्थापित किया गया। नेक्स्ट, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को सनराइज इंडस्ट्री कहते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को सनराइज इंडस्ट्री कहते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को सनराइज इंडस्ट्री कहते हैं। सनराइज, सनराइज इंडस्ट्री कहते हैं।
इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से बंगलोर को जाना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से बंगलोर को जाना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से बंगलोर को जाना जाता है। हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड बंगलोर में है। हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड बंगलोर में है, जबकि हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम में। जबकि हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम में। आज के अंत में लिख देंगे देश का पहला सुपर फास्फेट संयंत्र, देश का पहला सुपर फास्फेट संयंत्र, देश का पहला सुपर फास्फेट संयंत्र तमिलनाडु 1906 में खोला गया। तमिलनाडु 1906 में खोला गया, जबकि पहला उर्वरक का कारखाना सिंदरी, अभी का झारखंड, सिंदरी में पहला उर्वरक का कारखाना सिंदरी झारखंड में स्थापित किया गया। स्थापित किया गया, सिंदरी में स्थापित किया गया। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ हमारी आज की यह परिचर्चा समाप्त होती है और एक और महत्वपूर्ण अध्याय भारत के उद्योग, बिहार का उद्योग पहले ही पढ़ चुके हैं, तो भारत के उद्योग की समाप्ति की मैं घोषणा करता हूं। किसी भी दिन जब कक्षा होती है तो छोटा अध्याय 3 और बड़े अध्याय 2 तो कम से कम हम करने की कोशिश में रहते हैं। तो आज हमारा 2 अध्याय समाप्त हो गया, एक भारत की उद्योग और दूसरा भारत की कृषि। कल भारत का परिवहन और संचार को हम लोग अपने समय पर 1 बजे से 7 बजे के बीच, ठीक है, 1 बजे से 7 बजे अधिकतम समय है। 7 बजे से पहले यदि हमारा वो चैप्टर समाप्त हो जाता है तो मैं विचार करूंगा, और लगभग 7 बज ही गया है, 6:45 करीब हो चुके हैं। आशा करता हूं कि आप लोग इतनी सारी बिंदुओं को देख लेंगे। हमारी कोशिश होगी कि कल हम कृषि रोड मैप को भी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, ठीक है, जिससे कि आपको आगे बढ़ने में आसानी हो। जय हिंद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, थैंक यू। बंद कर दो।